हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं श्रवण त्रिपाठी एक बार फिर से आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। और जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको एमपी बोर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट समझाया था, पेपर का पैटर्न बताया था। और उसी पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग आज हम सबसे पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जो कि आपका अनसीन पैसेज के नाम से आता है। और इसको आज हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मींस आपको दिए हुए निम्नलिखित, जिसे आप कहते हैं हिंदी में निम्नलिखित पैसेज को, इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है। सबसे पहले रीड करने के बाद उसके क्वेश्चंस के आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे उन 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है। और क्वेश्चंस अभी आपको यहां नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि ये बोर्ड में लिमिटेड स्पेस होने के कारण, सीमित जगह होने के कारण अभी केवल ये पैसेज नोट डाउन किया है। इस पैसेज के समझने के बाद, इसके एक्सप्लेनेशन के बाद मैं फिर आपको दोबारा से इसके क्वेश्चंस लिखूंगा और उन्हें फिर अपन आगे अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए इस पैसेज को सबसे पहले, हमें जब पेपर में आता है तो आपको मैं समझा दूं कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि आपको इस पैसेज को थॉरोली रीड करना है। पहली बार आप जब रीड करेंगे तो हो सकता है कि पहली बार के रीडिंग में आपको उतना अच्छे से पैसेज का आप उसे कॉम्प्रिहेंड ना कर पाए, उसका अर्थ ना समझ पाए। तो आपको चिंता नहीं करनी, आपको बस केवल वर्ड टू वर्ड उस पूरे पैराग्राफ को रीड करते हुए पहली लाइन से आखिरी लाइन तक सिर्फ पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद जब आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ चुके होंगे तो आपको कहीं ना कहीं आखिरी तक आते आते थोड़ा बहुत, थोड़ा ही सही लेकिन आइडिया लगने लगेगा कि आप इस पैराग्राफ में किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, इसी पैराग्राफ को अब जब आप दोबारा से रीड करेंगे तो इस बार आप उसको और जल्दी रीड कर पाएंगे क्योंकि आप इसे पहले पढ़ चुके हैं। पढ़ने के बाद जब आप इसे सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो सेकंड टाइम में आपको चीजें थोड़ा सा और बेटर क्लियर होने लगेंगी और आसानी से थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझ में आने लगेगा। और समझने आने के बाद में आपको साथ ही साथ एक चीज और भी आएगी समझ में, जब आप इसके आगे चल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये चीजें कहीं ना कहीं नजर में थोड़ा थोड़ा हल्की रह जाएंगी, आपके याद रह जाएंगी माइंड में कि इस सवाल का आंसर आपने शायद किस लाइन में हल्का सा देखा था। और फिर आप थर्ड टाइम में उस आंसर को ढूंढने के लिए आप जब उस पे लाइन पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा। पैसेज की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए घर से कुछ याद करके नहीं जाना, आपको किसी तरह का घर से इसको रट के नहीं जाना, पढ़ के नहीं जाना है। आप बस इस प्रकार के अभ्यास अगर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के अनसीन पैसेजेस की, तो आप एग्जाम्स में आप बड़े आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। और आप 5 नंबर के, देखिए यहां पे लिखा हुआ है 1 into 5, यानी एक क्वेश्चन आएगा, सॉरी एक नंबर के 5 क्वेश्चंस आएंगे और इसका टोटल होगा 5। यानी पहला क्वेश्चन जो आपका होगा वो 5 नंबर का होगा ब्लूप्रिंट में आपने जैसा समझा था। और एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस अपन को आगे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बिना किसी देरी के हम इस पैसेज को रीड करेंगे। आपको इस पैसेज का वर्ड टू वर्ड हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, हिंदी में समझाएंगे ताकि आपको ये पैराग्राफ बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। मुझे इस पैराग्राफ को दोबारा से रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको पहली बार की रीडिंग में ही इसका एक्सप्लेनेशन बड़े आसानी से हिंदी में क्लियर कर दूंगा, तो आपको पहली बार में ही ये पैराग्राफ समझ आ जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आपको थोड़ा सा वहां हो सकता है समझने में खुद से कठिनाई हो, तो आपको 2 बार इसको पढ़ना है। 2 बार से पढ़े बिना आप इसको हल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप इसे हल करने की कोशिश करेंगे, इसे आंसर इसके ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कहीं आपसे थोड़ा बहुत चूक हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके 5 ऑब्जेक्टिव में से 5 या 4
आसानी से सही हो जाए तो उसके लिए आपको कम से कम 2 बार इसको अच्छे से रीड करना होगा। तो शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। आप देखते जाएंगे कि किस तरह से ये पैराग्राफ किस टॉपिक के बारे में किस टॉपिक पे बेस्ड है, और इसके बीच बीच में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स माइंड में आपके बैठ जाएंगे कि जब हम आपसे सवाल करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आप खुद से आंसर वो दे पा रहे हैं। चलिए, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं एक देश का नाम आया है चाइना यानी चीन। ग्रेट वॉल यानी चीन की महान दीवार, वो दीवार जो विश्व में सबसे लंबी दीवार के रूप में जानी जाती है, उस दीवार की यहां पे बात हो रही है। तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी आप पहली लाइन मतलब इस शुरुआत की लाइन में ही समझ गए कि ये टॉपिक किसके बारे में होने जा रहा है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, यानी मानव इतिहास में अभी तक इंसानों के द्वारा जो संरचनाएं बनाई गई हैं, जो इमारतें बनाई गई हैं, उन इमारतों में, उन संरचनाओं में विश्व स्तर पर बात कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर इन ह्यूमन हिस्ट्री, वो अपने आप में मानव इतिहास में जो सबसे नायाब, सबसे बेहतरीन, सबसे महान जो संरचनाएं अभी तक निर्मित की हैं मानव के द्वारा, उनमें से एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की महान दीवार भी शामिल है। स्ट्रेचिंग ओवर 21,000 किलोमीटर्स अक्रॉस नॉर्दर्न चाइना। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है फैला हुआ होना, यानी कि ये दीवार कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? ये दीवार 21,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। और 21,000 किलोमीटर में ये किस दिशा को फैली हुई है? पूरे नॉर्दर्न चाइना में, यानी जो आपका उत्तरी चाइना यानी चीन का जो उत्तरी भाग है, उस भाग पे इसका अधिकांश हिस्सा फैला हुआ है। 21,000 किलोमीटर की ये बनी हुई है दीवार। बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज, मतलब कि ये इमारत जो है कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में नहीं बनी। ये जो चीन की महान दीवार है, जो ये स्ट्रक्चर है, इसको बनने में सदियां लग गई, यानी इसका जब से काम शुरू हुआ और जब इसका काम फिनिश हुआ, ये पूरी दीवार जब बनके तैयार हुई, उस दौरान कई सदियां बीत गई। सदियां यानी सेंचुरीज, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100 साल का पीरियड, यानी 100 साल का जो आपका समय काल होता है, उस 100 साल के आप पीरियड को सेंचुरी कहते हैं। यानी कई 100 साल लग गए, कई सदियां लग गई। इट्स प्राइमरी पर्पस वॉज टू प्रोटेक्ट चाइनीज टेरिटरीज फ्रॉम इन्वेजन्स। इस दीवार का बनाने का क्या उद्देश्य था? यानी ये दीवार उस समय के जो राजा महाराजा थे, वहां के चीन के जो शासक थे, क्यों बनाई उन्होंने दीवार, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? तो जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था, सबसे पहला जो उद्देश्य था, वो था प्रोटेक्ट करना, यानी सुरक्षा करना, बचाना। किसको? चाइनीज टेरिटरीज को, यानी अपने चीन के जो उनके इलाके थे, जो उनकी जगह थी, जमीनें थी, जो उनकी पूरी आप कह सकते हैं कि एक तरह से उनका क्षेत्र था, उसे बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। किससे? इन्वेजन से, आक्रमणों से। इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, आक्रमण, यानी जो आक्रमणकारी बाहर से दूसरे देशों से आते थे, चीन में हमला करते थे और हमला करके चीन को लूट ले जाते थे। ऐसे आक्रमणकारियों से बचाने के लिए चीन में इस महान दीवार का निर्माण किया जा रहा था। पर्टिकुलरली फ्रॉम नोमैडिक ट्राइब्स इन द नॉर्थ, खास करके किन से बचाने के लिए? नॉर्दर्न यानी उत्तर में, चीन के उत्तर में, वहां पर नोमैडिक ट्राइब्स होती थी। नोमैडिक ट्राइब्स का मतलब होता है कि खाना बदोश जनजातियां, ऐसे लोग जिनका कोई स्थायी निवास, स्थायी ठिकाना नहीं होता, वो खाने की तलाश में इधर से उधर
जगह बदलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, दर दर यहां से भटकते हैं। वो नोमैडिक ट्राइब्स उन नोमैड्स को यानी उन खाना बदोशों को, खाने की तलाश में घूमने वाली जो जनजातियां थी, उनसे बचाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। कंस्ट्रक्शन बिगैन इन द 7th सेंचुरी BC। 7th सेंचुरी यानी 7वीं शताब्दी। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, उनके जन्म के भी यदि हम ईसा मसीह का जन्म आज से 2000 वर्ष पूर्व माने, तो 2000 वर्ष तो ये हो गए, और इसके भी 700 साल पहले 7th सेंचुरी BC यानी आज से लगभग 2700 साल पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था। 2700 साल पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था, इसका बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। But the most well-preserved sections were built during the Ming Dynasty 1368 to 1644। लेकिन बनाना तो कब से शुरू हो गया था? आज से 2700 साल पहले से, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। लेकिन आज उस दीवार की जो सबसे मजबूत और सबसे संरक्षित, आज जो सबसे अच्छी कंडीशन में बचे हुए जो हिस्से हैं उसके, जिन्हें सबसे ज्यादा संरक्षित अभी तक किया है, संरक्षित है जो, वो आपके मिंग डायनेस्टी। मिंग डायनेस्टी का मतलब होता है आपका, डायनेस्टी से मतलब वंश, और मिंग उसका नाम है, यानी मिंग वंश के राजाओं के द्वारा जो 1368 से 1644, लगभग आप मान लीजिए कि यहाँ 300 सालों का पीरियड रहा है, 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, यानी 300 साल। इन 300 सालों में इसका सबसे अच्छा जो सेक्शन बना है, मजबूत, जो सब अभी तक संरक्षित है, वो इस मिंग डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए, मिंग वंश के द्वारा बनाए गए। The wall is made from various materials including stone, brick, stamped earth and wood depending on the region's resources। इस दीवार को बनाने में किस किस प्रकार का मटेरियल यूज किया गया, यानी कौन सी सामग्री लगाई गई। जिस तरह से हम एक अपना घर बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग में हम कंक्रीट लगाते हैं, ईंट लगाते हैं, गिट्टी लगाते हैं, रेत लगाते हैं, सीमेंट, ये सब सरिया। तो इस तरह से उस समय क्या क्या मटेरियल का प्रयोग किया गया, वो मटेरियल है स्टोन यानी पत्थर, ब्रिक यानी ईंटें, पकी हुई जो ईंटें होती है मिट्टी की, टेम्ड अर्थ एंड वुड यानी कि इसमें मिट्टी का प्रयोग, और इसमें वुड यानी कि लकड़ी का प्रयोग आपका किया गया। ऑन द रीजन्स रिसोर्सेज, डिपेंडिंग ऑन द रीजन्स रिसोर्सेज, यानी जिस क्षेत्र में जिस तरह के संसाधन उपलब्ध थे, जिस तरह के रिसोर्सेज थे, वहां उन चीजों का प्रयोग करते हुए उसे बनाया गया। वॉच टावर्स, यह शब्द वॉच टावर्स का मतलब होता है ऐसी मीनारें, ऐसे बड़े बड़े ऊंचे मीनार जिन पर वहां के जो उनके सिपाही होते थे, वो वहां से निगरानी करने के लिए, नजर रखने के लिए उनके ये वॉच टावर्स बनाए जाते थे। ऊंचाई पे होते थे, ऊंचाई पे होने के कारण वो एक बहुत बड़े हिस्से को आसानी से देख पाते थे, उस पर नजर रख पाते थे। वॉच टावर्स वर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड फॉर सर्विलेंस, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस विद सोल्जर्स स्टेशन टू गार्ड वल्नरेबल पॉइंट्स। कहने का मतलब है कि जो आपके ये वॉच टावर्स पे जो सिपाही होते थे, जो सैनिक होते थे, उनको जो ये काम दिया जाता था, वो काम उनकी निगरानी करने का। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी करना, नजर रखना। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपका संचार करना, संपर्क, एक दूसरे से बातचीत करना। एंड डिफेंस, डिफेंस यानी आपका एक तरह से आप कह लीजिए सुरक्षा। विद सोल्जर्स, उन सोल्जर्स के साथ, जिन सोल्जर्स को वहां पर क्या किया जाता था, टू गार्ड वल्नरेबल पॉइंट्स, यानी वल्नरेबल का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स, ऐसे स्थान जहां से बड़ी आसानी से घुसपैठ हो सकती थी, ये ट्राइब्स जो हैं आपकी वहां आ सकती थी, वो
हमला कर सकती थी। तो ऐसे ऐसी जगह पर ये वॉच टावर्स के पॉइंट बनाए गए ताकि वहां से इन पर कड़ी नजर रखी जा सके, सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए। कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर मिथ, मिथ का मतलब होता है भ्रांति, यानी एक ऐसी भ्रांति फैली हुई है, एक ऐसी अफवाह कह लीजिए, भ्रांति कह लीजिए, एक भ्रामक जानकारी फैलाई गई कि द वॉल इज नॉट विजिबल, सॉरी, ये जानकारी फैलाई गई, ये जानकारी एक प्रचलित एक भ्रांति है, ये कह लीजिए आप, कि लोग कहते हैं कि जो चीन की दीवार है वो चांद पर पहुंचने पर, चांद से नीचे जब आप पृथ्वी पर देखते हैं तो ये बड़ी आसानी से आपको दिखाई दे जाती है, जबकि स्पेस जो है यहाँ अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में पहुंचने पर आपको अंतरिक्ष से चीन की दीवार बिना किसी सहायता के केवल आपको अपनी ऐसी खुली आंखों से दिखाई देती है। ये एक भ्रामक जानकारी फैलाई गई, जबकि कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है इसका विरोधाभास है, यानी इसके उलट। किसके उलट? ये जो एक प्रचलित भ्रांति थी कि चीन की दीवार तो अंतरिक्ष से भी दिख जाती है आसानी से, ये बिल्कुल गलत बात है, ये झूठी बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द वॉल इज नॉट विजिबल, ये दीवार नहीं दिखती है, कहां से? स्पेस से, विदाउट एड, यानी जब तक आपके पास कोई दूर देखने वाली, दूरी तक, ज्यादा दूरी तक देखने वाली कोई दूरबीन या कोई टेलीस्कोप नहीं होगा, आप अंतरिक्ष से चीन की दीवार नहीं देख सकते। ऐसा झूठ फैलाया गया कि दिखती है, जबकि वो दिखती नहीं है। बट इट रिमेन्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, लेकिन हाँ, वो एक यूनेस्को के द्वारा जो विश्व धरोहर जो है, जिनको संरक्षित किया जाता है, यूनेस्को के संरक्षण प्राप्त है जिनको, जिन विरासत स्थलों को, उनमें से एक आपकी चीन की दीवार भी आती है। एंड अ सिंबल ऑफ चाइनीज रेजिलियंस, यानी कि चीन ने जो दृढ़ता दिखाई अपनी, जो एक इतना बड़ा, शायद संसार का सबसे बड़ा ये स्ट्रक्चर है चीन की दीवार, जिसे उस समय के जो शासक थे उन्होंने इसको बनाने का संकल्प लिया, उसमें लाखों लोगों ने सहयोग किया, उसमें श्रम अपना लगाया, काफी सारा धन लगा, संसाधन लगे, तो ये चीन के वहां की जो दृढ़ता है सॉरी, उसको दर्शाता है, उसका एक सिंबल है, उसका एक प्रतीक है। ओवर द सेंचुरीज, सदियों से, द वॉल ऑल्सो सर्व एज अ मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग ट्रेड अलोंग द सिल्क रोड एंड रेगुलेटिंग इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। मीन्स सदियों से वहां पर आपका ये जो दीवार है, चीन की दीवार, ये और भी क्या काम करती आ रही है, इसका और भी क्या उद्देश्य है, इसका क्या पर्पज है, और वहां से ट्रेड कंट्रोल किया जाता रहा। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, यानी उस चीन की दीवार के माध्यम से वहां से एक सिल्क रोड, जिसे हिंदी में रेशम मार्ग भी कहते हैं, लिटरल मीनिंग होगा इसका रेशम मार्ग, सिल्क मीन्स रेशम, रोड मीन्स मार्ग। तो जो सिल्क रोड, जो रेशम मार्ग था, वो भी यहां से गुजरता था, तो उस पे जो व्यापार होता था, उस व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए भी ये चीन की दीवार काम आती थी। और यहां से इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन भी, इमिग्रेशन का मतलब होता है आपका कि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दो शब्द हैं जिनका प्रयोग, जिनका अर्थ होता है कि एक देश से दूसरे देश की तरफ जाना और दूसरे देश से इस देश की तरफ आना, तो इनको इमिग्रेशन और एमिग्रेशन कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए इंडिया का कोई व्यक्ति अमेरिका चला जाए, अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति कोई इंडिया लौट आए, तो ये आपका इमिग्रेशन और एमिग्रेशन कहलाता है। टुडे, आज, इट अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एनुअली, आज हर साल लाखों, मिलियंस मीन्स लाखों लोग, आज लाखों लोग, लाखों टूरिस्ट चीन की दीवार को देखने आते हैं, वहां घूमने आते हैं।
स्टैंडिंग एज अ रिमाइंडर ऑफ चाइनाज रिच हिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग स्किल। ये चीज जो ये दीवार है, जो टूरिस्ट इस दीवार को देखने आते हैं वो हैरान रहते हैं कि आज से सैकड़ों साल पहले, सदियों पहले किस तरह की वहां पे जो आपकी इंजीनियरिंग कौशल है, किस तरह के वहां के जो आपके इंजीनियर्स उस समय जो उन्होंने इसको डिजाइन किया, इसको बनाया, इसको कंस्ट्रक्ट किया, आज भी वो उतनी बुलंदी से खड़ी है। और वो चीन की किस चीज को याद दिलाती है? वो चाइनाज रिच हिस्ट्री, चीन की समृद्ध इतिहास को दर्शाती है, बताती है कि चीन का इतिहास कितना गौरवशाली, कितना संपन्न, कितना समृद्ध रहा, जो उस समय इतने कम संसाधन होने के बावजूद, इतनी कम विज्ञान की तरक्की होने के बावजूद इतनी मजबूती से और बुलंदी से आज भी खड़ी हुई है और चीन का गौरव बनी हुई है। चलिए, तो पैसेज पढ़ने के बाद अब इसके 5 क्वेश्चंस बारी बारी अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? मीन्स लगभग चीन की दीवार कितनी लंबी है, या चीन की दीवार की लंबाई लगभग कितनी है? तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला है 2100 किलोमीटर यानी 2100 किलोमीटर, दूसरा है 21,000 किलोमीटर 21,000 किलोमीटर, सी है 210 यानी कि 210 किलोमीटर, और डी ऑप्शन है इसका 12,000 किलोमीटर। तो मुझे लगता है कि आपने इसका आंसर क्वेश्चन को देखते ही साथ ढूंढ लिया होगा। इसका आंसर है 21,000 किलोमीटर, यानी इस चीन की दीवार का जो फैलाव है, जो इसकी लंबाई है, वो 21,000 किलोमीटर है। चलिए, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, what was the primary purpose of the Great Wall? मीन्स आपकी जो ये चीन की महान दीवार है, इस दीवार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला, प्राथमिक तौर पर, यानी इस दीवार का जो सबसे पहला उद्देश्य जो था बनाने का, वो क्या था? तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है टू मार्क चाइनीज टेरिटरी, यानी चीन के जो राज्य थे, चीन के जो आप कह सकते हैं जमीन थी, जितना उनका क्षेत्र था चीनी शासकों का, उसको वो मार्क करने के लिए बनवाना चाहते थे, यानी उसको चिन्हित करने के लिए। दूसरा, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉर्दर्न इन्वेजन्स, यानी कि उत्तर से, चीन के उत्तर से जो आक्रमणकारी आते थे, उन आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए वो दीवार बनाई गई थी। तीसरा ऑप्शन है टू सर्व एज अ ट्रेड रूट, यानी चीन की दीवार का निर्माण इसलिए किया गया था कि उस चीन की दीवार के माध्यम से वहां पर एक व्यापार का मार्ग बनाया जा सके, व्यापार के लिए एक रास्ता बन सके। चौथा है टू कनेक्ट सिटीज, मीन्स आपकी जो चीन की जो शहर थे, चीनी शहर जो थे, उनको जोड़ने के लिए आपस में ये दीवार का निर्माण किया गया था। तो लगता है कि इसका आंसर भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आपने पैसेज में पढ़ लिया होगा कि आपको समझाया भी था कि चीन के उत्तर में, उत्तर दिशा से चीनी सीमा पार करके जो घुसपैठी आते थे, जो नोमैडिक ट्राइब्स आती थी, जो खाना बदोश लोग आते थे आक्रमण करने के लिए, उन आक्रमणकारियों से बचाव के लिए उस दीवार का निर्माण किया गया था। तो इसके लिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉमन मिथ अबाउट द ग्रेट वॉल, यानी कि एक प्रचलित, एक कॉमन, एक ऐसी सामान, एक अवधारणा, एक आप कह सकते हैं कि एक मिथक बनाया गया है, एक भ्रांति फैलाई गई, अफवाह फैलाई गई। वो अफवाह इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी है? तो आइए ऑप्शंस देखें। पहला ऑप्शन है इट वॉज बिल्ट इन 1 ईयर, चीन की दीवार 1 साल में बन करके तैयार हो गई थी। क्या ये ऑप्शन सही होगा इसका? दूसरा है इट इज विजिबल फ्रॉम स्पेस विदाउट एड, ये दीवार बिना किसी सहायता के
आसमान से, अंतरिक्ष से बड़ी आसानी से देखी जा सकती है? ये वाला ऑप्शन सही होगा क्या? तीसरा ऑप्शन है इट इज मेड एंटायरली ऑफ स्टोन। चीन की दीवार पूरी तरह से पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाई गई है, यानी इसमें पत्थर के अलावा और कोई मटेरियल नहीं लगा है, पूरी तरह से पत्थर से बनी हुई है। या चौथा ऑप्शन है इट हैज नो वॉच टावर्स। इस चीन की दीवार में किसी प्रकार के कोई वॉच टावर्स नहीं है। वॉच टावर्स हमने आपको बताया था कि वॉच टावर्स का मतलब होता है दीवार में जगह जगह पर बीच बीच में एक मीनारें टाइप की ऊंचे स्ट्रक्चर बनाए गए, जहां पर खड़े होकर के उस एरिया पर नजर रखी जाती थी, निगरानी की जाती थी। तो मुझे लगता है इसका भी आंसर आप लोगों ने बड़ी आसानी से ढूंढ लिया होगा। इसका आंसर है इट इज विजिबल फ्रॉम स्पेस विदाउट एड, यानी जो एक झूठी अफवाह फैली हुई है, जो एक प्रचलित आप कह सकते हैं एक मिथक है, वो ये है कि ये दीवार अंतरिक्ष से बिना किसी सहायता के खुली आंखों से देखी जा सकती है। तो ये बिल्कुल झूठ बात है। चौथा है बिसाइड्स डिफेंस व्हाट अदर फंक्शंस डिड द ग्रेट वॉल सर्व, यानी चीन की दीवार का प्रमुख उद्देश्य जिस कारण से वो बनाई गई, जिस चीज के लिए बनाई गई, वो तो था कि जो घुसपैठी आते हैं, जो आक्रमणकारी आते हैं, उनसे अपने चीनी राज्य की सुरक्षा करना, उनको वहां पर रोकना, सीमा पर ही रोक देना, उसके लिए बनाई गई। लेकिन उसके अलावा भी उस चीन की दीवार की सहायता से कौन कौन से काम किए जाते थे? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन देखते हैं कंट्रोल्ड ट्रेड एंड रेगुलेटेड माइग्रेशन, यानी कि चीन की दीवार की सहायता से वहां पे जो व्यापार होता था उस व्यापार को कंट्रोल किया जाता था, नियंत्रित किया जाता था, और साथ ही साथ जो लोग उस सीमा से, चीन की सीमा से दूसरे देश से चीन में या चीन से दूसरे देश को जाते थे, उन लोगों की आवाजाही पर भी एक नजर रखी जाती थी, उनको नियम वो किया जाता था, रेगुलेट किया जाता था वहां से। दूसरा ऑप्शन होगा स्टोर्ड ग्रेन एंड वाटर, यानी कि चीन की दीवार का उद्देश्य ये भी था कि आप उस दीवार की सहायता से उस दीवार में आप अनाज और पानी इन दोनों का भंडारण कर सकते थे। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? या चीन की दीवार का दूसरा उद्देश्य यह था कि सर्व्ड एज अ रॉयल पैलेस, यानी चीन की दीवार को राजा महाराजा लोग, वहां के शासक जो थे, वो एक महल के तौर पे इस्तेमाल करते थे, शाही महल के तौर पे इस्तेमाल करते थे। या चौथा ऑप्शन होगा होस्टेड स्पोर्ट्स इवेंट, यानी उस चीन की दीवार का एक बनाने का उद्देश्य, या आप ये कह लीजिए कि उपयोग किया जाता था वहां पे खेलों का आयोजन करके, यानी वहां पे खेल आयोजित होते थे, खेलों का आयोजन किया जाता था। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है कंट्रोल्ड ट्रेड एंड रेगुलेटेड माइग्रेशंस, यानी व्यापार और लोगों की आवाजाही पर वहां से नियंत्रण किया जाता था। इसलिए ये सुरक्षा तो आक्रमणकारियों से होती ही थी, साथ ही साथ वहां पर व्यापार और लोगों की आवाजाही पर भी नियंत्रण किया जाता था। पांचवा क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चंस एक एक नंबर के हैं। हर क्वेश्चन का सही जवाब देने पर आपको 1 अंक मिलता है, और ये अनसीन पैसेज पूरे 5 नंबर का है। तो ये 5वां सवाल जो है आखिरी सवाल है। टुडे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज अ सिंबल ऑफ, आज चाइना की जो दीवार है, चीन की जो दीवार है, चीन की महान दीवार, वो किस चीज का प्रतीक मानी जाती है, यानी वो किस चीज को दर्शाती है? तो चीन की जो महान दीवार है, ऑप्शंस हैं आपके चाइनीज वेल्थ, यानी चीनी जो धन है, जो चीन की संपदा है, जो समृद्धि है, जो संपत्ति है, उस धन धान्य को दर्शाती है, उसका प्रतीक है। या चाइनीज रेजिलियंस एंड इंजीनियरिंग स्किल, चीन के जो वहां के लोग थे, जो उसमें वहां के श्रमिक, वहां के कर्मचारी, वहां के शासक और इंजीनियरिंग स्किल, जो इंजीनियर्स लगे हुए थे,
उनका कौशल और उनकी मेहनत, उनका श्रम, और इतनी बाधाओं के बावजूद, इतनी चुनौतियों के बावजूद भी इतने सदियों तक उस चीन की दीवार के निर्माण का कार्य चलता रहा। तो उस चीनी लचीलेपन और वहां की जो अभियांत्रिकी कौशल है, इंजीनियरिंग है जो वहां की, उसका प्रतीक है, उस महान इंजीनियरिंग का प्रतीक है। या मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रेंथ, आज चीनी जो सेना है, चीन की जो सैन्य शक्ति है, चीनी सेना की जो ताकत है, उसको उसका प्रतीक मानी जाती है। या ग्लोबल यूनिटी, ग्लोबल यूनिटी मीन्स वैश्विक स्तर पे जो एकता है, विश्व की एकता है, दुनिया, सभी दुनिया के जो देश दुनिया के जो सारे देश हैं वो आपस में एक हैं, जुड़े हुए हैं। तो उस एकता का प्रतीक ये चीन की दीवार मानी जाती है। तो इसका आंसर भी मुझे लगता है आपको पता होगा, आपने ढूंढ लिया होगा। पैसेज में क्लियरली लिखा है चाइनीज रेजिलियंस एंड इंजीनियरिंग स्किल, सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरह से हमने एक एक करके पांचों प्रश्न आपके यहाँ पर अनसीन पैसेज के सॉल्व किए और इनमें मार्क करके इनको सही किया इनको, और इसके आपको इस तरह से अटेम्प्ट करने पर 4 से 5 नंबर बड़े आसानी से मिल सकते हैं यदि आप इसका अभ्यास करें। हफ्ते में अगर एक अनसीन पैसेज भी, आप हर हफ्ते में केवल एक अनसीन पैसेज अटेम्प्ट करते हैं बिना देखे, बिना किसी आंसर की के, आप बिना उसकी सहायता के आप पहले अटेम्प्ट कर लें। अटेम्प्ट करने के बाद आप मैच करा लें आंसर। अगर आपके आंसर जो है वो कहीं ना कहीं 4 से 5 आपके सही निकलेंगे। हो सकता है कि आप जब ये अनसीन पैसेज शुरू करेंगे तो शायद आपका एक ही आंसर सही निकले, शायद 2 निकले, शायद 3 निकले, लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली इसका पीरियडिकली हर हफ्ते एक एक अनसीन पैसेज का आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो ये आंसर ढूंढने की जो आपकी ये योग्यता है वो इम्प्रूव हो रही है, बढ़ रही है, और आप खुद से बिना किसी की मदद लिए आसानी से 4 से 5 आंसर्स इसके सही कर पा रहे होंगे। तो इसलिए ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है समय समय पे। आज की क्लास का जो टॉपिक था वो यही था हमारा कि अनसीन पैसेज को कैसे पढ़ें, कैसे समझें और किस तरह से उसको अटेम्प्ट करें। तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास में, अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।